बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। मैडम फौजिया तंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिकन लाइसेंस इंटरनेशनल स्कूल में मैं मौजूद हूँ। आप एक उस्ताद हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप एक ट्रेनर हैं। आज हम आपसे बात करेंगे तालीम के हवाले से। पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम को आप कैसे देखती हैं, और दूसरी बात करें कि आप तालीम के शोबे से 20 साल से वाबस्ता रही हैं। तो आज हम मैडम से तालीम के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच हमें कीमती टाइम देने के लिए। माय प्लेजर। मैडम, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की ही वजह से की है। बेशक। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? बेसिकली अपनी तालीम मैंने लाहौर में हासिल की और इब्तदाई तालीम भी वहीं से, स्कूलिंग भी वहीं से है। कॉलेज में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामाबाद से। उसके बाद मेरी जो एजुकेशनल डिग्री थी वो मैंने की एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से, टाउनशिप कैंपस से किया। उसके अलावा मेरी सर्टिफिकेशन जो है वो मैं IB सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ। IB की सर्टिफिकेशन भी की हुई है और पिछले तकरीबन 20 से 21 साल से मेरा तालीम से वास्ता है। मैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम करती आ रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर, हेड, कोऑर्डिनेटर। इसी तरह से मेरी तालीमी जो ज़िंदगी है वो चल रही है। टीचिंग का आगाज़ कब से किया था? एज़ फार एज़ आई रिमेंबर ये मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 1999 से। और ये स्टार्ट भी मैंने, आज मैं जहाँ बैठी हूँ, आई फील प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ अमेरिकन लाइसियम। और मैं ये ऐड करती चलूँ कि मैंने अपने करियर का आगाज़ भी लाहौर लाइसियम इस्लामाबाद ब्रांच से किया था। तो अगेन 20-21 साल के बाद दोबारा लाइसियम में बैठना मेरे लिए बहुत बाइसे फ़ख्र है। मैडम, आपकी नज़र में टीचिंग क्या है? टीचिंग मेरी नज़र में अगर आप मेरे से अपना ज़ाती पूछें इसके बारे में आइडिया, तो टीचिंग एक पैशन है। एक ऐसा पैशन है जो अब अगर आप आज के दौर में देखें तो ये इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस। मगर एक बेहतरीन टीचर जो होता है उसको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लगाव होता है, और टीचिंग आप अपने दिल से करते हैं। जब आप अगर अपने दिल से पढ़ाएंगे किसी बच्चे को, आपको उससे एसोसिएशन डेवलप होती है। और ख़ास तौर पर जब आप छोटे बच्चों के साथ आपका ताल्लुक़ होता है तो बच्चे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, बॉन्डिंग डेवलप करते हैं, और उसी बॉन्डिंग में आप उनसे जो मर्ज़ी सिखा लें, उनको जो मर्ज़ी आप सिखाएंगे वो सीखते चले। आपको टीचिंग के शोबे में, तालीम के शोबे में बाई चॉइस आई या बाई चांस आई? ये बाई चॉइस था। मुझे बहुत शौक़ था। जब मैं अपना मैट्रिक कर रही थी तो तब से ही मुझे टीचर बनने का बहुत शौक़ था, और मैं आइडियलाइज़ किया करती थी अपनी इस लाइफ को कि मैं ज़िंदगी में कभी टीचर बनूँ। बहुत मुझे अच्छी लगती थी कि मैंने बस टीचर ही बनना है। कोविड-19 के अंदर तालीम के हवाले से बात करें तो तालीम का कितना नुकसान हुआ है, आप क्या देखती हैं? कोविड-19 ने जहां बहुत सारे नुकसानात किए हैं, उसमें मैं समझती हूं कि तालीमी सेक्टर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। देखें, बेसिकली कोविड की वजह से स्कूलिंग में, कॉलेज की स्टडीज़ में हर तरह से फ़र्क आ गया है, और एक नई चीज़ जो टेक्नोलॉजी असिस्टेंस ने हमें प्रोवाइड की वो ऑनलाइन लर्निंग थी। अब there is no comparison in between online learning and physical learning। तो ले दे कि कोविड ने एक हमें नई टर्मिनोलॉजी दी विच इज़ हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम, जहाँ पर आप फिज़िकल एज वेल एज ऑनलाइन को बैलेंस करके चला रहे होते हैं। मगर चूँकि मैं शुरू से टीचिंग में रही हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो जो फ़िज़िकल आप फ़ेस टू फ़ेस टीचिंग है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑनलाइन वाईफाई के साथ कनेक्ट होके, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, जूम ऐप्स हैं, उसके ज़रिए हम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। मगर आप एक छोटे टॉडलर को, एक प्री स्कूलर को नहीं बिठा सकते ऑनलाइन। फिर दूसरी बात ये है कि हम ही तो हैं जो कहते हैं कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करने दें बच्चों को। फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं कि उसी गैजेट को उनके हाथ में पकड़ा दें और उनको ऑनलाइन बिठा दें। तो
इट डजंट मेक सेंस, मुश्किल हो जाता है। जी, स्कूल लेवल की सतह पे अगर बात करें तो बच्चों में तालीम की कैसे दिलचस्पी पैदा की जा सकती है? छोटे बच्चे होते हैं, उनको कैसे इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं? देखिए, तालीम को दिलचस्प बनाने के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं। आप अपनी मेथडोलॉजी को फ़न लविंग बना दें, इंटरैक्टिव बनाइए, उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए, तो बच्चे खुद ब खुद दिलचस्पी लेते हैं। मोर ओवर, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल टीचिंग को इंटरेस्टेड बनाने में टीचर का होता है। अगर टीचर का अपना इंटरेस्ट नहीं है, वो हाफ हार्टेडली सिर्फ काम करने के लिए काम कर रही है, तो शायद वो उस पेस से उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकेगी। एज आई सेड अर्लियर कि टीचिंग इन इटसेल्फ इज़ अ पैशन। तो जो पैशनेट टीचर्स होती हैं, दे डू क्रिएट अ डिफरेंस, और वो सिर्फ तालीम नहीं, साथ साथ वैल्यू एजुकेशन, तरबियत भी कर रही होती हैं। क्योंकि हम अगर अपनी जूनियर क्लासेस में देखें तो हम उनको एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ भी सिखा रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब हमारे पास आते हैं, उनको खाना नहीं आता, उनको टेबल मैनर्स सिखाए जाते हैं। फिर उसके अलावा उनको उनकी शूज़ की नॉट्स बांधनी नहीं आती, वो सिखाई जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन दे रहा होता है। अगर आपके स्कूल के हवाले से बात करें तो आपके स्कूल में बच्चों को किस तरह टीचिंग कराई जाती है? डिटेल से गाइड कीजिएगा। जी प्लीज़। अमेरिकन लाइसेंस की जब हम बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल चेन है। बाकायदा इनके करिकुलम डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं जिसमें हर एस्पेक्ट को इन लोगों ने कवर किया हुआ है। 7 लर्निंग एरियाज़ हैं हमारे, जैसे फर्स्ट इज़ CLL, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, जिसको हम किसी ज़माने में इंग्लिश कहते थे। उसके बाद सेकंड हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, जिसको हम मैथ्स कहते थे। मैथ्स में भी हम लर्निंग सेंटर्स बनाते हैं जहाँ पे एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल कि जब हम मैथ्स कॉर्नर बनाते हैं तो हम शॉपिंग फेस्टिविया सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें बच्चों को एक दुकान बनाई जाती है और वहाँ पे वो परचेज़र बन के आते हैं। मतलब एक्सरसाइज ऑफ एक प्रैक्टिकल लाइफ आ गई उनकी, जहाँ पे अगर उन्हें कहीं शॉपिंग पे जाना है तो वो उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर लें। फिर आ जाती है हमारे पास PE है, फिज़िकल एजुकेशन है, म्यूज़िक एंड मूवमेंट है, फिर वैल्यू एजुकेशन है, KUW है विच इज़ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब डिफरेंट थीमेटिक लर्निंग हमारी एम्बेडेड की जाती है क्लासरूम्स में। ठीक मैडम, कोविड-19 में आपके स्कूल में जो स्टाफ है बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी है, किस तरह दी है, ये बताइए। जी बिल्कुल, हम लोगों ने ऑनलाइन अपनी सर्विसेज जारी रखी हैं। सम वे और द अदर हाइब्रिड सिस्टम ही चलता रहा है, कभी फ़िज़िकल क्लासेस और कभी ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमने अपनी जूम ऐप को यूज़ किया। जूम के थ्रू देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि कोविड भी नया था और ऑनलाइन टीचिंग के लिए टीचर्स भी नए थे। टीचर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड उनका ये एक्सपोजर नहीं था। फिज़िकल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ थी, तो उनके लिए भी नया था। बट दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स। हमने उसमें भी इंटरैक्टिव सेशन रखने की कोशिश की है। मतलब पूरी उसमें टीम एक बना के क्लासरूम का क्लस्टर लेके 1 by 1 इंटरैक्टिव सेशन रखते रहे। सिर्फ ये नहीं कि टीचर ही बोलती रहे और स्टूडेंट बेचारा खामोश रहे। मैडम, आपने अब तक कहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर चुकी हैं? जी, एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने जब स्टार्ट लिया तो टीचिंग से लिया था। टीचिंग के तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद ही मुझे लाहौर लाइसेम में एज कोऑर्डिनेटर प्रमोट कर दिया गया था। कोऑर्डिनेटर की प्रमोशन के बाद मैं लाइसेम में ही ब्रांच हेड बनी और उसके बाद बीकन हाउस में मैंने सर्व किया एज रीजनल कोऑर्डिनेटर। तो वहाँ पर भी मेरी पूरी टीम थी, बाकायदा सेंट्रल रीजन को मैं हेड कर रही थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने ब्रॉडवे में अपनी प्री स्कूल को हेड किया। उसके बाद ब्राइट बिगिनिंग स्कूल का प्रोजेक्ट था जिसमें मैं प्रिंसिपल रही। फिर हमारे पास बहावलपुर में लीडर्स कॉलेज है, गर्ल्स कैंपस, वहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट को हेड किया। एंड नाउ दीज डेज आई एम हेडिंग अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल। मैडम, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करना कितना मुश्किल है, ख़ास तौर पे अगर आपकी बात करें तो? एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब बहुत मुश्किल होती है। अच्छा। देखिए, लोगों को लग रहा होता है कि हाँ भाई एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बैठा हुआ है ऑफिस में मज़े से AC लगा के बैठा हुआ है।
मगर ये एडमिनिस्ट्रेटर ही जानता है कि उस पर क्या गुजरी होती, कितना स्ट्रेस का लेवल होता है, कितना प्रेशर है, पेरेंट्स को जवाबदेह है, ओनर्स को जवाबदेह है, बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, टीचर के प्रॉब्लम्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इतनी आसान नहीं होती, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। एट टाइम्स आप घर जाकर भी रेस्ट नहीं कर रहे होते, आप अपने डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन में होती है वो आपको फोरबियरेंस और पेशेंस चाहिए होता है। पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को आप कैसे देखती हैं? पाकिस्तान में निज़ाम तालीम जो है ना, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को लें तो प्राइवेट सेक्टर अपनी कोशिश कर रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बदलें, रोट लर्निंग से निकलें। अदरवाइज़ पाकिस्तान में ज़्यादा रोट लर्निंग चल रही है, मगर प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को चेंज करते हुए क्रिएटिविटी की तरफ जा रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारे बच्चे पढ़ते हैं शुरू से जी अमेरिकन सिस्टम, इंटरनेशनल को ही अगर हम ले लें तो वी ट्राई टू ब्रिंग क्रिएटिविटी। ठीक है जी, क्रिएटिव राइटिंग होती है, डिफरेंट चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। बट देन क्या प्रॉब्लम आती है जब पेरेंट्स या बच्चों का डिसीजन आता है वेदर टू गो फॉर ओ लेवल्स या मैट्रिक की तरफ जाए, मैट्रिक स्ट्रीम की तरफ। अगर मैट्रिक की स्ट्रीम में चले जाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगेन इट इज़ रोड लर्निंग, वहाँ पे रट्टाफिकेशन है, रट्टा लगाना पड़ेगा और लिखना है और लिखना है। जबकि ओ लेवल्स की तरफ जाते हैं तो इट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज़ टोटली क्रिएटिविटी। तो मर्जर है दोनों चीज़ों का पाकिस्तान। बहावलपुर के तालीमी निज़ाम के बारे में आपकी क्या राय है? बहावलपुर के तालीमी निज़ाम के बारे में मैं ये कहूँगी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एज वेल, मगर यहाँ की मार्केट बहुत पोटेंशियल है। तालीम के लिहाज से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और अच्छी तालीम देना चाहते हैं, मगर अभी उस तरीके से ये शायद डिलीवर नहीं कर पा रहा बहावलपुर। मगर आप देखें कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे हमारी अमेरिकन इंटरनेशनल लाइसेंस है तो ये भी आ गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस गैप को ब्रिज अप कर सकें। अगर आपकी मैं प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करूं तो आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई थी जी 2001। लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? आप इसको ऐसे कह लीजिए कि इट वाज लव दैट वाज अरेंज्ड। लव का हमारे अरेंज मैरिज थी, हम दोनों कुलीग्स थे। अच्छा मैडम, आपको ट्रैवल करना कितना पसंद है? मैं एडवेंचरस ज़रूर हूँ, बट लॉन्ग ट्रैवल करना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मगर चूँकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत एडवेंचरस हैं, तो हम जब इकट्ठे जाते हैं तो हमें दूरी का एहसास नहीं होता, हमारा सफ़र आराम से होता है। पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? पाकिस्तान में सबसे अच्छा शहर लाहौर है, मेरा शहर लाहौर। मगर जब से मैं बहावलपुर आई हूँ, बहावलपुर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि बहावलपुर इज़ अ पीसफुल सिटी। यहाँ पे कोई ट्रैफिक का रश मुझे आज तक नहीं मिला, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और यहाँ के महल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और खैर मुझे बहावलपुर ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है। लाहौर हिस्ट्रिकल सिटी है, तो लाहौर की कोई ख़ास बात जो आप हमारे बहावलपुर के लोगों को शेयर करना चाहें? लाहौर में हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, हिस्ट्री तो बहावलपुर भी बहुत इनरिच्ड हिस्ट्री है इनकी। लाहौर में बहुत सारी जो है ना, जिसे पंजाबी टिपिकल कहते हैं कि बहुत सारे खाने वहाँ के मशहूर हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं क्रेव करती हूँ जो बहावलपुर में नहीं मिलती हैं। तो वो अब यहाँ की ख़ास बात, यहाँ का स्पेशल जो फ्लेवर्ड दूध सोडा है वो मुझे बहुत पसंद है। बहावलपुर में मिलता है, वो लाहौर में नहीं है। मगर लाहौर में कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जो अभी यहाँ पे नहीं आई, तो वो कभी कभी मुझे होता है कि आई मिस मोर ऑफन, उस फूड की क्रेविंग होती है मुझे। आपको अदब से किस हद तक लगाव है? अदब से मुझे इस हद तक काफ़ी ज़्यादा लगाव है, और बट अभी ज़िंदगी जो है ना मटीरियलिस्टिक ज़्यादा होगी। मैंने थ्रू आउट लिटरेचर पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, FA में भी, BA में भी। देयर वाज अ टाइम कि मुझे वर्ड्सवर्थ की पोइट्री बहुत पसंद थी, और इफ़ आई रिकॉल तो मुझे याद है कि मेरा इंग्लिश लिटरेचर की जो क्लास होती थी वो अगर टीचर हमारी 2 घंटे भी पढ़ाती थी तो 2 घंटे कहाँ गुजरते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। बट इन केस अगर वहाँ वही क्लास हिस्ट्री की हो जाती थी तो मैं कहती थी क्या हो गया, बस ख़त्म हो जाए। सो लिटरेचर से काफ़ी इंटरेस्ट रहा। आपके फेवरेट राइटर कौन है? फेवरेट राइटर में आप अगर पोइट की बात करते हैं तो पोइट में तो मुझे वर्ड्सवर्थ पसंद था। बर्ट्रैंड रसल अच्छा राइटर है।
बर्ट्रैंड रसल को काफ़ी पढ़ा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस हमने अपने कोर्स में पढ़ा। लिखता मुश्किल है मगर बहुत अच्छा और लगता है पढ़ने में। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो आजकल तो करिश्मेटिक और सबसे अच्छी पर्सनैलिटी मुझे इमरान खान की। कोई ख़ास बात इमरान खान की? इमरान खान की बहुत सारी ख़ास बातें हैं। एक तो जो करिश्मा वो अपने साथ कैरी करता है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं दुनिया में माना जाता है। क्रिकेटर रहा, हमारा बहुत ज़्यादा एसोसिएशन थी उस हवाले से भी, मगर पाकिस्तान को फोर फ्रंट पे आके जिस तरह से इमरान खान लीड कर रहा है, आज तक किसी लीडर ने नहीं किया। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। वो पॉलिटिकल सिनेरियोज आई अवॉइड टू डिस्कस, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है उसके बारे में, बट मुझे वही अच्छा लगता है। अच्छा मैडम, रीडिंग पढ़ने के लिए कितना ज़रूरी है? टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है? रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग में इन टच रहते हुए ही आप अपने आप को ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। किसी भी लेवल पे अगर आप रीडिंग छोड़ देंगे तो आपका जो एक तसलसल होता है वो टूट जाता है। बट हमारे पास अब रीडिंग का टाइम नहीं है। अगर हम बात करें तो हम ज़्यादा ये देखते हैं कि उस रीडिंग की जगह ना मोबाइल में देखते, सोशल मीडिया देखते हैं। बट सोशल मीडिया पे देखते हुए भी आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है अगर किया जाए। एक स्टूडेंट को अखबार पढ़ना कितना ज़रूरी है? हम जब छोटे थे तो हमारे अम्मी अब्बू अखबार ही पढ़ाया करते थे हमें रीडिंग डेवलप करने के लिए। अखबार के आर्टिकल्स होते थे, उसमें वोकैबुलरी होती थी, रोज़ हम कोई नई चीज़ सीखते थे। हमारे ज़माने में तो रीडर्स डाइजेस्ट होता था जिसमें वर्ड ऑफ द वीक आता था, जो हम नया वर्ड सीखा करते थे, उसके मीनिंग, उसके सेंटेंसेस बनाने। मगर अब तो अखबार ही कम आता है। अब अखबार की ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक अब अखबार आप पढ़ लें, ऑनलाइन देख लें। ख़बरों के लिए बहुत सारी खबरें आप सोशल मीडिया, फेसबुक पे देख रहे होते हैं, तो वो ट्रेंड्स ज़िंदगी बदलती जा रही है। मैडम, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप स्टूडेंट्स को क्या राय देंगी जो CSP ऑफिसर बनना चाहते हैं, PCS करना चाहते हैं? उनके लिए क्या आपका मैसेज है? उनके लिए सबसे ज़्यादा ये होता है कि उन्होंने अपने IQ लेवल और EQ, इमोशनल बीइंग को कंट्रोल करना होता है। देखिए प्रेशर होता है उसमें बहुत ज़्यादा। उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो इंटेलिजेंस पे बेस्ड होते हैं, एज वेल एज आपने उस वक्त आपने अपने इमोशनल बीइंग को कंट्रोल करना होता है। थोड़े से टाइम में आपने बहुत सारी चीज़ों को आंसर करना, तो उसमें एक बैलेंस डेवलप करके एक काम करना होता है। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी, आप कामयाब हो जाते हैं अगर आप अपनी हर बात में एक तसलसल रखते हैं। कामयाबी के लिए इतना आसान नहीं है, यू हैव टू टेक द स्टेप्स। कामयाबी मैं कहूँगी कि एक सीढ़ी है जिस पे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर आप कहें कि आप फर्स्ट या सेकंड स्टेप के बाद लास्ट स्टेप पे चले जाएं तो कामयाबी ऐसी नहीं है। कामयाबी स्टेप बाय स्टेप जाने से ही आती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सोचा था कि मैं एक टीचर बनूंगी, मेरा ताल्लुक एजुकेशन में होगा, तो मैंने तो स्टेप बाय स्टेप ही प्रोग्रेस की अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। और अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया जो मैंने। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरे वालिदैन, मेरे अब्बू का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे मामू ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। बट अबव ऑल अगर मैं कहूँ कि किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो वो मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे में पोटेंशियल है तो तुम्हें ज़रूर काम करना चाहिए, तुम्हें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। Whenever I needed him, he was there for my help. He is my biggest support, he is my biggest strength. मुझ में जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से मैं फिरती रही, सारे काम करती रही, अगर वो उस तरह से सपोर्ट ना करते तो शायद मैं ना कर पाती। मैडम, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को और जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोटिवेशन के हवाले से मैसेज आप क्या देंगी? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि देखें, अपनी ज़िंदगी का ना एक गोल सेट कर लें, गोल सेट कर लें और आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला राहें उस वक्त खोलता है जब आपकी नीयत साफ होती है। यू थिंक अबाउट इट, आपकी नीयत नेक है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता चला जाता है और वो काम हो जाता है। देयर इज़ नो एंडिंग, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। गॉड फॉरबिड,
अल्लाह ताला ने इंसान को इतना अच्छा बनाया, इतना पोटेंशियल दिया, इतनी सलाहियतें दी हैं कि अगर इंसान उनको बुरूए-कार लाते हुए कोशिश करे तो सब कुछ कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया रादर, आई एम ऑनर्ड। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।